द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 जीएस पेपर 2 पर। देखते हैं कैसा पेपर आया था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। पॉलिटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को आपको लिखना था। इंडियन पॉलिटी से है, ये अच्छा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। 150 शब्दों में इसको भी लिखना है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका विवेचना कीजनी है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है 150 शब्दों में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना करनी है। ये प्रश्न भी अच्छा है और ठीक ही है, मॉडरेट है, वो टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट न्यूज़ में चर्चा में भी रहा है। बहुत ही आसानी से इस पर लिखा जा सकता था। ठीक है, 150 शब्दों में आपको मात्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह गया है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में इसको भी लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेश व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड है। रिफॉर्म द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका रिलेशन पर आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और वर्तमान में जो श्रीलंका का संकट है उसको भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिव्यांगता के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके विचार में क्या बिमस्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? 150 शब्दों में लिखना है। बिमस्टेक, ठीक है, और सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है। क्या बताना है आपको कि बिमस्टेक जो है वो सार्क की ही तरह एक समानांतर संगठन है? दोनों में समानताएं या असमानताएं, वो भी आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन करना है आपको। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है? वो कौन कौन से आधार हैं, ये भी आपको लिखना है। इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, ये भी आपको बताना है। इस प्रश्न में भी कुछ खास ऐसा नहीं है जो कि टफ हो, लिखा ना जा सकता हो। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी क्वेश्चन है। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन करना है आपको। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना करनी है। ठीक है। डिस्कस द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। डिस्कस द लीगलिटी ऑफ द री-प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में
राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है, 250 शब्दों में लिखना है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो केंद्र के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय जो है वो राज्य स्वायत्तता के, ठीक है, यानी कि जो रीजनल पार्टीज इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी के पक्ष में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के, ठीक है, तो यहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन और फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कंपैरेटिव स्टडी आपको करना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। 250 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, चर्चा में रहा ही था, करंट अफेयर में, द हिंदू में भी आता रहा है, पत्रिकाओं में भी, क्रॉनिकल ने भी कवर किया था इसको, ठीक है, लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध करना है, ठीक है। डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न भी अच्छा पूछा गया है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling, ठीक है, एनालाइज करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, I2U2 यानी कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इंडिया, इजराइल आई से हो गया, ठीक है, आई, एक आई से इंडिया, एक आई से इजराइल, I2 और U2 UAE और USA। समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है 20, स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति की संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। क्लीन एनर्जी इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो ये था 20वां प्रश्न और 19वां प्रश्न फॉरेन पॉलिसी से पूछा गया है, ठीक है। पिछले बार की तुलना में इस बार का पेपर जो है कुछ अच्छा है, आसान पूछा गया है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पेपर ये भी मॉडरेट ही था, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।